हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट। ये है आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन। याद रहे दिस इज नॉट एसटीपी जो कि होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये है थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड कंडीशन, जहां पे अगर कोई स्पीसीज सॉल्यूशन में है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए 1 बार। जबकि एसटीपी में कॉन्सेंट्रेशन का कोई मायना नहीं होता, टेम्परेचर होता है उसकी जगह पर 273 केल्विन ऑफ कोर्स, और प्रेशर वही होता है 1 बार। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा है और यहाँ पे टेम्परेचर एक्स्ट्रा, ये बात याद होनी चाहिए आपको, राइट। नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच हैज मेनी नेम्स। बेसिकली इसको भूलना नहीं है, ये है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यानी हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। और अब रिएक्शन किस टाइप के, रिएक्शन के अलग अलग तरीके होते हैं, फॉर्मेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, लैटिस फॉर्मेशन रिएक्शन, उसके बाद और क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। उसके बेसिस पर डेल्टा एच के नाम होते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। और ये लेकिन ये सभी के सभी डेल्टा एच के ही नाम है, सभी डेल्टा एच ही है। अब रिएक्शन किसी भी कंडीशन पर होती है तो उसकी डेल्टा एच को हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। और अगर रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पर होती है, यानी कि ये वाली कंडीशन, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पर रिएक्शन कराई जाती है तो वहां पे उस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है उसे डेल्टा एच नॉट या फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बस कुछ नहीं। याद रहे स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर का मेंशन नहीं रहता, इसलिए आपको टेबल कभी देखो डेल्टा एच फॉर वेरियस रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसा टेबल आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। तो कुछ बच्चों को लगता है कि ये 25 डिग्री सेल्सियस इज इसेंशियल कंडीशन फॉर द स्टैंडर्डनेस। नो, अगर ऐसा होता डेल्टा एच नॉट एट 25 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखते? अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन का पार्ट होता तो अलग से इसको बताने की जरूरत नहीं ना, वो उसका पार्ट नहीं है इसीलिए बताते हैं। सो याद रहे टेम्परेचर इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि डेल्टा एच नॉट आपको अगर किसी बुक में ऐसे मिलता है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो भी ये भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन यूजुअली सभी एक्सपेरिमेंट्स 25 डिग्री के आसपास किए जाते हैं, इसलिए आपको टेबल 25 डिग्री वाला मिलेगा। अब तो एक एक देखते हैं भैया। सबसे पहली है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। यह हमेशा पॉजिटिव रहती है, नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों रह सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या कहता है ये, इट इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, मतलब डेल्टा एच, इन विच, ऐसी रिएक्शन मतलब रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ कंपाउंड is formed from its constituent elements in most stable allotropic form। तो ऐसी रिएक्शन होनी चाहिए, मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का मतलब क्या होगा कि ऐसी रिएक्शन जिसमें CO2 का 1 मोल फॉर्म हो रहा है, मतलब जिसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालनी है उसका 1 मोल फॉर्म होना चाहिए। फॉर्म यानी प्रोडक्ट साइड में चाहिए। किससे फॉर्म होना चाहिए? उसके एलिमेंट से। इसका एलिमेंट कौन है? कार्बन। और दूसरा एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स देखो ऑक्सीजन को एटॉमिक फॉर्म में नहीं लेना है, इसलिए 2O नहीं लेना है, इसको एलिमेंटल फॉर्म में लेना है। तो ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म वो होता है जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब ऑक्सीजन के एलिमेंटल फॉर्म दो है, O2 और O3। अब इन दोनों में किसको लेना है? जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म है। तो ओजोन से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेबल है, इसलिए हमने क्या लिया? O2 लिया। और कार्बन में भी दो है, ग्राफाइट और डायमंड। तो आप किसको लोगे? ग्राफाइट को लोगे, जो कि मोर स्टेबल है। याद रहे
यहाँ पे फॉर्म होने वाला कंपाउंड उसका 1 मोल चाहिए, इनका कितना भी हो सकता है, देखेंगे आगे। तो इसी तरीके से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो दूसरी होती है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखिए लिखने का तरीका, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐसे लिखा जाता है, ये एफ यहाँ पे और एच, जबकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो यही लिखेंगे एफ एच, बस यहाँ पे नॉट लगाएंगे, तो ये है नॉट, कुछ भी नहीं है, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन है। सो इट इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन where 1 mole of the compound in its standard state is formed from its constituent elements also in standard state। मतलब डेफिनेशन वही है, जिस कंपाउंड की फॉर्मेशन रिएक्शन निकालनी है उसका 1 मोल फॉर्म होना चाहिए उसके कंस्टिट्यूएंट से, बस ये सब चीजें स्टैंडर्ड कंडीशन पर होनी चाहिए, यानी 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉल्यूशन है तो और गैस है तो 1 बार प्रेशर, राइट। अब यहाँ पे देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज टेकन एज 0, ऑफ कोर्स एट स्टैंडर्ड कंडीशन। हाँ, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज टेकन एज 0, बिल्कुल सही बात है। क्यों भाई? क्योंकि एलिमेंट्स, अभी देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालोगे तो इसको किससे फॉर्म करोगे आप? एलिमेंट से, इसका एलिमेंट तो O2 है, तो इसी को इसी से फॉर्म करोगे तो देयर इज नो चेंज इन द स्टेट, देयरफॉर देयर इज नो डेल्टा एच। स्टैंडर्ड रहे या कोई भी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इज टेकन एज 0 ओनली, स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं, जो भी कंडीशन हो, ठीक है। उसके बाद है, अब देखते हैं हम फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ CO2। देखो ये किस तरीके से, ये CO2 है, ये O2 है और कार्बन का ग्राफाइट है, क्योंकि मोर स्टेबल वही है। H2SO4 की फॉर्मेशन रिएक्शन देखो, इसके एलिमेंट कौन कौन है? H2, सल्फर, ऑक्सीजन, इसके 2 मोल चलते हैं बेटा रिएक्टेंट के, बस प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसका 1 ही मोल होना चाहिए, मतलब इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसकी नहीं, इसकी नहीं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, या फिर इसे बोलते हैं फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ H2SO4। और इसकी जो डेल्टा एच रहेगी इसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, है ना। कोई भी रिएक्शन हो उसको डेल्टा एच तो होती ही है, राइट। अब फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन यानी O2, क्या है? O2 फॉर्म होना चाहिए, अब किससे फॉर्म करोगे? वो ऐसे नहीं करोगे, ये एटम से नहीं फॉर्म करना है, एलिमेंट से। अब एलिमेंट को एलिमेंट से फॉर्म करोगे तो O2 गिव्स O2 ही आएगा, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट यानी नथिंग, रिएक्शन होती ही नहीं है वो, बिकॉज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, सो देयर इज नो डेल्टा एच। अब याद रखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन को फॉर्म करना है किससे? इसके एलिमेंट से। इसका एलिमेंट कौन है? हाफ, यानी O2 है इसका एलिमेंट। अब इधर, अब यहाँ पे O2 इसलिए इसको 2O नहीं निकालना है, जिसकी आप फॉर्मेशन रिएक्शन लिख रहे हो उसका 1 ही मोल होना चाहिए बेटा। तो ये गलत तरीका होगा आपका। कौन सा तरीका? ये वाला जो है, ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या होगा? O2 gives O, अब यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन का एटम है तो इसको एक करने के लिए हाफ बनाओ, ये सही तरीका है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम है ये, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं हम, फॉलोइंग आर नॉट फॉर्मेशन रिएक्शन। यूजुअली हमको लगता है कि फॉर्मेशन रिएक्शन है, लेकिन डेफिनेशन वाइज नहीं होती। सबसे पहले पहली वाली नहीं है। क्यों नहीं है? देखो जरा आराम से, पहले इधर मत देखो, पहले इधर मत देखो, पहले तुम सोचो, पहले तुम सोचो खुद से। देखो यहाँ पे इसका 1 मोल तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन किससे फॉर्म होना चाहिए? एलिमेंट से। अब ये एलिमेंट थोड़ी है, ये तो कंपाउंड्स है, so they are not formed from the element, therefore this is not correct formation reaction of H2SO4। और इसकी डेल्टा एच को हम फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ H2SO4 नहीं कह सकते, ये भी गलत है। दिस इज नॉट फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ H2O। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स नहीं है, एटम है। आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट यानी जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। नेचर में ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है? O2। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? H2। हाँ, O3 भी चलेगा, O3 भी, लेकिन O3 भी नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल है। मोर स्टेबल जो एलिमेंट है उसको लेना है। कार्बन, आयरन, इनको चलेगा एटम में। हीलियम, इनके एटम और एलिमेंट सेम है क्योंकि इसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना।
बाकी एलिमेंट अगर देखोगे तो सल्फर, सल्फर S8 में भी तो एग्जिस्ट करता है। चलो अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये भी एलिमेंट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये भी एलिमेंट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है यहाँ पे फॉर्मेशन रिएक्शन में, जिसका फॉर्मेशन तुम कर रहे हो उस अकेले का फॉर्मेशन होना चाहिए और उसके बस 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए। और यहाँ पे क्या गलती है देखो, चलो यहाँ पे एलिमेंट ही है, नो प्रॉब्लम, मस्त है एकदम, ये भी एलिमेंट ही है, एलिमेंटल ही है, नो प्रॉब्लम, रिएक्टेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां भी देखो जिसका फॉर्म हो रहा है उसका 1 मोल ही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है जो कि नहीं चाहिए। प्रोडक्ट में सिर्फ वो अकेला चाहिए, जिसकी फॉर्मेशन रिएक्शन आपको लिखनी है बस वो अकेला चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस कैनॉट बी कॉल्ड एज फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ CO2, ऑल्सो इट कैनॉट बी कॉल्ड एज फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ CO। फॉर्मेशन रिएक्शन के लिए बहुत डेफिनेशन क्लियर दी है। प्रोडक्ट में जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखनी है उसका 1 मोल होना चाहिए और उसी का चाहिए, उसके साथ दूसरा कोई नहीं चाहिए। और रिएक्टेंट में उसके एलिमेंट्स चाहिए, एटम्स नहीं, एलिमेंटल फॉर्म में चाहिए। अब हो सकता है कि कुछ एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि नोबल गैसेस, लेकिन एलिमेंट ही चाहिए। याद रखना है एलिमेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बेटा, एटम यानी अकेला, एलिमेंट का मतलब होता है वो जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, नेचर में एग्जिस्ट करेगा लेकिन एक ही तरीके का एटम होना चाहिए उसमें। जैसे कि नेचर में एग्जिस्ट कौन करते हैं, ऑक्सीजन O2 की तरह एग्जिस्ट करता है, ना कि O, ये एग्जिस्ट नहीं करता। O3 ये भी एलिमेंट है, H2 ये भी एलिमेंट है, ठीक है ना, सोडियम ये भी एलिमेंट है, कार्बन ये भी एलिमेंट है, वो नेचर में एग्जिस्ट ही ऐसे करते हैं वो। फिर उसके बाद हेलियम, हाँ ये एलिमेंट है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है नेचर में, क्योंकि ये नोबल गैस है। पूरे के पूरे नोबल गैसेस एटॉमिक फॉर्म और उनका एलिमेंटल फॉर्म सेम है। अब आप बोलोगे सर H2O ये भी तो नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो फिर ये एलिमेंट क्यों नहीं हुआ? नहीं, एलिमेंट में एटम एक ही तरीके के होने चाहिए। अगर एटम अलग अलग तरीके के होते हैं तो उनको हम कंपाउंड कहते हैं, एलिमेंट नहीं कहते। मतलब हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर है तो उसके एग्रीगेशन को हम कंपाउंड कहते हैं, और होमो एटॉमिक एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन है तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं, जो कि आपको सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हुआ है। चलो अब आगे देखते हैं हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होने के बाद अब ये आगे धीरे धीरे बहुत ही आसान हो जाता है। पहली इंथैल्पी समझे अगर अच्छे से तो बाकी वाली इंथैल्पीज इजीली समझ जाते हैं। इंथैल्पी ऑफ कंबशन यानी इट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कंबशन रिएक्शन। मतलब पहले कंबशन रिएक्शन लिखो, कंबशन रिएक्शन, और कंबशन रिएक्शन की जो इंथैल्पी होती है उसे बोलते हैं हम कंबशन इंथैल्पी। तो कंबशन रिएक्शन क्या होती है याद रखना है, वो ऐसी रिएक्शन है जहां पे 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, मतलब जिसका आपको कंबशन निकालना है, जैसे कि कंबशन रिएक्शन ऑफ मीथेन, मतलब जिसकी कंबशन रिएक्शन निकाल रहे हो उसका 1 मोल रिएक्टेंट साइड में चाहिए। फॉर्मेशन में क्या था, उसका 1 मोल प्रोडक्ट साइड में था, ठीक है। तो उसका 1 मोल शुड रिएक्ट विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सफिशिएंट यानी इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होना चाहिए, अब वो भी आगे बताऊंगा। टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ये जो कंपाउंड है उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन है, उनका ऑक्साइड फॉर्म होना चाहिए। जैसे कार्बन का ऑक्साइड क्या है, CO2, और वाटर का, हाइड्रोजन का क्या है, H2O। याद रखना है दिस इज 1 मोल। अब यहां पे इसके कितने भी मोल हो सकते हैं, इसके कितने भी मोल हो सकते हैं, राइट। और ऑफकोर्स अगर ये कंबशन रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पर होती है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, मतलब उसके इंथैल्पी को। अब यहां पे याद रखना है सफिशिएंट अमाउंट क्यों बोला है, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता तो हो सकता है कि यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होगा, तो ये नहीं चलेगा।
सफिशिएंट O2 होना चाहिए जिससे कि इस कंपाउंड के जो एलिमेंट है उनके ऑक्साइड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाने चाहिए। मतलब अगर सल्फर है तो उसका कुछ SO3 फॉर्म होगा सफिशिएंट अमाउंट, और हमको ज्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन के ही कंपाउंड्स रहते हैं, राइट। तो क्या फॉर्म होगा, CO2 और H2। कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, देखो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2, इसका 1 मोल होना चाहिए, इसको छेड़ना नहीं, बस हो गया। उसके बाद है आपकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब सिंपल है बहुत। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज द इंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन इन विच, देखो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन of compound is enthalpy change associated with the reaction in which, देखो 1 mole of that compound, मतलब जिसकी एटोमाइजेशन इंथैल्पी निकाल रहे हो। फॉर एग्जांपल इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें मीथेन का 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड स्टेट में होना चाहिए। इट शुड बी इन गैसियस आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट मतलब गैस तो होना ही चाहिए, वो सॉलिड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिफाइंड नहीं है। आइसोलेट करना है, यानी आइसोलेट करने का मतलब मीथेन के एक मॉलिक्यूल के आजू बाजू में दूसरे मॉलिक्यूल नजदीक नहीं होने चाहिए, मतलब एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करने चाहिए, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड, राइट। मतलब गैसियस तो होना ही चाहिए, और गैसियस में भी मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होने चाहिए, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करने चाहिए। And this molecule in isolated gaseous state is converted into its atoms, not elements, and these atoms should also be created in gaseous isolated state। मतलब इसकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, इससे इसके एटम फॉर्म हो रहे, ये भी गैसियस आइसोलेटेड स्टेट में और ये भी फॉर्म होने वाली गैसियस आइसोलेटेड स्टेट में होने चाहिए। याद रखना है इसकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये देखो। अब कुछ लोगों को लगता है कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फॉर्मेशन के अपोजिट है, लेकिन नहीं है। मतलब इसको अगर उल्टा करोगे तो फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ H2SO4 मिलेगी, नो नहीं मिलेगी। एक तो फॉर्मेशन में जो रिएक्टेंट है वो एटम नहीं, वो एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट। यानी अगर आपको फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ H2SO4 लिखनी है तो आपको H2 प्लस सल्फर प्लस 2O2 ऐसा लिखना पड़ेगा, और वो भी ये सभी गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन फॉर्मेशन में सभी गैसियस स्टेट में नहीं हो सकते। उस टेम्परेचर पर वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसके बाद है आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जिसको लिखते हैं BH2। ये भी पॉजिटिव ही होती है, एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है, क्योंकि एटम्स को मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी मतलब एब्जॉर्ब, मतलब पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक। एटोमाइजेशन इंथैल्पी जैसी ही बॉन्ड इंथैल्पी है, बस एटोमाइजेशन इंथैल्पी कैसे डिफाइन करते हो, इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी बॉन्ड है उन पूरे के पूरे बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। लेकिन बॉन्ड इंथैल्पी में क्या होता है, पर्टिकुलर बॉन्ड के एक मोल को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। मतलब बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड, एटोमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड होती है, ये होती है पर्टिकुलर बॉन्ड की। इट इज द इंथैल्पी एसोसिएटेड व्हेन 1 मोल ऑफ दैट बॉन्ड इज ब्रोकन होमोलाइटिकली, याद रखना है, इन अ गैसियस आइसोलेटेड स्टेट। मतलब देखो एटोमाइजेशन इंथैल्पी में क्या होगा, जरा फर्क देखो, एटोमाइजेशन और बॉन्ड में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा फर्क है। देखो H O H, एटोमाइजेशन में दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक करने हैं, मतलब क्या होगा, O गैसियस स्टेट और 2 हाइड्रोजन गैसेस। और बॉन्ड इंथैल्पी में क्या होगा, हमको एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है, मतलब जिस बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी निकालनी है, ये पहला बॉन्ड ये दूसरा बॉन्ड, दोनों बॉन्ड इक्वल नहीं होते बेटा, अलग अलग होते हैं। क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक करने के बाद दूसरा बॉन्ड अलग मतलब बिहेव करेगा। तो इस बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करोगे तो
आपके प्रोडक्ट आएंगे H इन गैसीय स्टेट प्लस OH इन गैसीय स्टेट, मतलब ये बॉन्ड तो अभी भी है, सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक किया। अब इसको भी ब्रेक करोगे तो O प्लस H आएगा, मतलब पूरे बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एटमाइजेशन इंथैल्पी आएगी। मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 5 जूल लगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 7 जूल लगी, तो इस बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी 5 किलो जूल पर मोल हो जाएगी और इस बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी 7 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। तो इसके एटमाइजेशन इंथैल्पी 5 और 7 12 किलो जूल पर मोल हो जाएगी, क्योंकि दोनों को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उस टोटल को कंसिडर किया जाता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में। और बॉन्ड इंथैल्पी में क्या कंसिडर किया जाता है? सिर्फ एक बॉन्ड को। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज नथिंग बट इट इज द समेशन ऑफ ऑल बॉन्ड इंथैल्पीज। बहुत ही आसान, ठीक है, बहुत ही आसान, राइट। अब दूसरी बात ये, जब अगर किसी कंपाउंड के अंदर सेम टाइप के बॉन्ड्स एक से ज्यादा प्रेजेंट है तब हम एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी कंसिडर करते हैं। जैसे कि मान लो ये वाटर है, वाटर का ये पहला वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, देखो ये बॉन्ड ब्रेक किया है, ये पार्ट और ये पार्ट अलग हो गया, तो इसे हम बोलेंगे बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ फर्स्ट बॉन्ड। और इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगी इसे बोलेंगे हम बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सेकंड बॉन्ड। तो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इन वाटर इज, दोनों का समेशन करके 2 से डिवाइड करो, मतलब एवरेज निकालो। हो सकता है कि इसकी 5 हो सकता है इसकी 7 हो, तो एवरेज कितनी आएगी? 5 + 7 डिवाइड बाय 2 यानी 6 यूनिट जो भी हो। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम इस तरीके से, देखो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ SO3 is this, then find the average bond enthalpy of S double bond O। देखो SO3 S डबल बॉन्ड O इस ऐसे 3 डबल बॉन्ड से बना है। अब सिंपल सी बात है, यहां पे सल्फर ऑक्सीजन की इस रिएक्शन को अगर देखोगे एटोमाइजेशन को, तो सल्फर ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एटोमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ SO3, देखो ये किस जरा अलग तरीके से लिखा है, ये एटोमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ SO3 is nothing but 3 times bond enthalpy of sulfur oxygen bond, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। तो सिंपल सी बात है, 3 को अगर इधर लेके आओगे तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इज एटोमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ होल SO3 डिवाइडेड बाय 3, जो कि 600 डिवाइड बाय 3 यानी 200 जूल आएगी। ठीक है, राइट।